नमस्कार छात्राओं। हम बीए कक्षा तृतीय वर्ष की हिंदी साहित्य की कक्षा में हम लोग आधुनिक काल के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे और मैंने आप लोगों को बताया था कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ 1850 से हुआ था और इस काल को प्रारंभ होने के लिए की स्थिति में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों के कारण यह विभिन्न रूप में हमारे सामने आया। जैसे कि हम बात करते हैं विभिन्न परिस्थितियों में, राजनीतिक परिस्थिति की चर्चा भी हम करेंगे कि उस समय राजनीतिक स्थिति जो थी उसके फलस्वरूप ही आधुनिकता का समावेश साहित्य में हुआ था। श्रृंगार काल के उत्तरार्ध काल में राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन आरंभ होने लगे थे। मुगल इतने शक्तिहीन हो गए थे कि उनका अस्तित्व मात्र शेष था। अधिकांश सूबेदार स्वतंत्र हो चुके थे। देश में विदेशियों का आगमन हो रहा था। ये लोग परस्पर संघर्ष करते हुए भारत के विभिन्न तटवर्ती प्रदेशों में स्थापित होने लगे थे। मराठा, अंग्रेज, सिखों में प्रभुत्व की प्रतिद्वंदिता भी प्रारंभ हो चुकी थी। छात्राओं, हम यह भी कह सकते हैं कि जब राजनीतिक परिस्थिति विषम रूप धारण करती है तो बाहरी आक्रांताओं के साथ साथ हमारे अपने राष्ट्र में भी जो विभिन्न प्रभुत्वशाली शक्तियाँ होती है वे अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न करती है। और इसी श्रेणी में हम मराठाओं को देखते हैं, सिखों को देखते हैं, अंग्रेज़ों को देखते हैं। अंग्रेजी जानते थे कि भारत उन्नत व्यापारिक पद्धति, कला कौशल, उत्पादन क्षमता के सामने उनका व्यापार अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए उनके सामने एक ही रास्ता था कि भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर देना चाहिए और इनके कच्चे माल को सस्ते में खरीद करके इंग्लैंड ले जाया जाए और वहाँ पर माल तैयार करके उसका निर्यात किया जाए। यह भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आवश्यक था। अर्थात अंग्रेज तत्कालीन स्थिति में यह जानते थे कि हम किस प्रकार भारत के कच्चे माल को यहाँ से इंग्लैंड ले जाएं और वहाँ जाकर के माल को तैयार करें और हम उस माल का निर्यात यहाँ करें जिससे हमारी प्रभुता भारतवर्ष में स्थापित हो सके। और यह स्थिति थी राजनीतिक स्थिति जिसके बारे में विचार विमर्श करके वे अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। और उसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे साहित्य में आधुनिकता का विकास होने लगा था। इससे आगे हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं दूसरे बिंदु की ओर कि असंतोष का उदय भी अब भारतवर्ष में होने लगा था। अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ भारतीय जनता में असंतोष भी व्याप्त होने लगा था। अंग्रेज अपना विरोध करने वाली संपूर्ण देशी ताकतों को नष्ट करने में लगे थे और इसका परिणाम यह हुआ था कि अंग्रेजी आतंक बढ़ा और लोगों ने प्रतिरोध करना कम कर दिया, क्योंकि जब अत्याचार अत्यधिक बढ़ने लगा तो लोगों ने उसका विरोध करना कम कर दिया, वे उसे सहन करने लगे। इससे भारतवर्ष में एक तरफ शांति व्यवस्था बनने लगी थी, क्योंकि जब किसी अत्याचार का विरोध करना बंद कर दिया जाता है तो समाज में धीरे धीरे शांति व्याप्त होने लगती है और जो स्थिति चलती है समाज उसे स्वीकार करने लगता है। क्योंकि हम कह सकते हैं कि अंग्रेज मूलतः व्यापारी था और उसने राजनीतिक शांति तो स्थापित कर दी, पर अपनी नवीन व्यापारिक नीति के कारण देश में आर्थिक अशांति को जन्म दे दिया था। व्यापार वृद्धि के लिए यहाँ के उद्योग धंधों को वे समय समय पर नष्ट करने लगे, भारतीय व्यापारियों को बर्बाद करने लगे, कच्चे माल को सस्ते में खरीद करके महंगे में बेचना प्रारंभ कर दिया और इसके साथ साथ उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। वे शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करना चाहते थे और इसी कारण हम देखने लगे कि धीरे धीरे जब साहित्यिक क्षेत्र का विकास होने लगा तो उनके इस प्रभाव के कारण, उनके इस व्यवहार के कारण हमारे समाज में असंतोष व्याप्त होने लगा और उनकी इसी प्रवृत्ति के कारण और इसी व्यापारिक कूटनीति के कारण धीरे धीरे भारतीय समाज में असंतोष व्याप्त होने लगा था। इसलिए हम देखते हैं कि आधुनिक काल के उदय में बहुत सी ऐसी स्थितियां थी जिन स्थितियों के कारण आधुनिक काल का जन्म हुआ था। तो हम परिस्थितियों में राजनीतिक परिस्थिति पे हमने विचार किया और किस प्रकार तत्कालीन समय में समाज में असंतोष व्याप्त होने लगा था, हमने उसकी बात की। इसके साथ साथ हम आगे इस बात की ओर भी पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने समाज में भ्रष्टाचार की शासन नीति को अपनाना भी प्रारंभ कर दिया था।
क्योंकि उन्होंने जिस शासन व्यवस्था को भारतीय समाज में स्थापित किया था वो भ्रष्टाचार पर पूर्णतः आधारित थी। क्योंकि युगों से चली आ रही पंचायती शासन व्यवस्था जो हमारे भारतीय समाज में व्याप्त थी कि पंचायत के स्तर पर भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझा लिया जाता था और वो आगे नहीं आ पाती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन्होंने युगों से चली आ रही शासन व्यवस्था को नष्ट कर जनता को सरकारी अदालतों के द्वार पर ला दिया था और जहां सरकार का हस्तक्षेप होने लगता है वहां पर धीरे धीरे जो पंचायत की समस्याएं थी वो व्याप्त होने लगी थी और इन्होंने उस व्यवस्था को समाप्त करके सरकारी स्तर पर सरकारी अदालतों तक पहुंचा दिया था। इन्होंने पारस्परिक लड़ाई झगड़ों और अलगाव की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना प्रारंभ किया, जिसमें अधिक पैसा खर्च होने लगा और अधिक लंबा समय उसमें हमें लगने लगा। न्याय भी उसी का पक्ष लेता था जो अधिक पैसा खर्च कर सकता था। जमींदारी पद्धति ने तो किसानों के शोषण की व्यवस्था को और अधिक बढ़ावा देना प्रारंभ कर दिया था। लगान, नजराना, जुर्माना, माल गुजारी के नाम पर जनता का शोषण किया जाने लगा और जो व्यक्ति अदालत में अधिक पैसा देता था उसी को न्याय प्रदान कर दिया जाता था। गरीब व्यक्ति जो पैसा खर्च नहीं कर सकता था उस पर उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया और इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न जुर्मानों की स्थिति में भारतीय जो किसान था वो ऋण के अनंत जाल में धीरे धीरे फंसता चला गया। जब तक किसान शोषित, दलित, अशिक्षित रहेगा वह विद्रोह नहीं कर पाएगा। इसलिए अंग्रेजों ने भारत में एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया जो किसानों की कमाई पर कुलछर्रे उड़ाता था। उन्होंने ऐसे वर्ग को अपना सहयोग देना प्रारंभ किया और ऐसे वर्ग ने लोगों को प्रताड़ित करके जो धन वसूलना प्रारंभ किया था उस धन के ऊपर वे अपने सारे सुखों का उपभोग करते थे। तो छात्राओं, हमने विभिन्न स्थितियां चूँकि है आधुनिक काल को जन्म देने के लिए, तो उनमें से हमने निम्न स्थितियों की चर्चा की और आगे की कक्षा में मैं आप लोगों को और भी ऐसी स्थितियां हैं जैसे आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, साहित्यिक स्थिति है, इन सब के ऊपर में श्रृंगार या जो साहित्य का काल था, जिस काल में साहित्य का सृजन हो रहा था, सामाजिक जो स्थितियां थी, उन सब के बारे में हम विचार करेंगे। अगली कक्षा में मैं आप लोगों को आधुनिक काल की उदय की और अन्य परिस्थितियों के बारे में भी बताऊंगी। नमस्कार, धन्यवाद।